हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको जानकारी दिया हूं कि आज का वीडियो मेरा विशेष रोचक वीडियो है, जिसमें मैं चर्चा करूंगा भारत का सबसे बड़ा बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक तो कौन सा है वो? तो वो है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरा मकसद जो है विशेष रूप से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें आपके RBI का से ज़रूर क्वेश्चन रहते हैं। ख़ास तौर से जो बैंकिंग एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके या फाइनेंशियल एग्ज़ाम है तो उसमें आपके एक आध दो क्वेश्चन RBI से रहते हैं। तो वीडियो तो हमने बहुत देखे यूट्यूब चैनल में, लेकिन हमने देखा कि काम की चीज़ें काफ़ी कम बताई जाती हैं और यहाँ वहाँ की चीज़ें काफ़ी बताई जाती हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या दिमाग में रखना है और क्या नहीं रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। RBI है ना, इसका पूरा नाम है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है ना, RBI। चलिए आगे चलते हैं। तो RBI जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। स्थापना कब हुई थी ये पूछा था एग्जाम में। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। जब स्थापना हुई थी उस समय ये एक प्राइवेट हाथों में था और इसकी स्थापना जो है वो एक कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। उसका नाम था हिल्टन यंग समिति। क्या नाम था? हिल्टन यंग समिति या कमेटी की सिफारिश पर जो है वो आपके 1 अप्रैल 1935 को जो है वो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और इसके लिए एक अधिनियम बनाया था, वो है रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुई थी। और रिजर्व बैंक की स्थापना में हमारे जो है वो भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी का जो है वो एक महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने हिल्टन यंग समिति के सामने काफ़ी सुझाव दिए थे, जिन पर इस कमेटी ने जो है वो विचार किए थे और उसकी छाप जो है रिजर्व बैंक में मिलती है। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। तो इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी ये क्वेश्चन पूछता है। तो 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपए से जो है वो इस RBI की जो है वो शुरुआत की गई थी। और RBI का वित्त वर्ष, तो जैसे हमारा नॉर्मल वित्त वर्ष कब होता है? तो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हमारा जो नॉर्मल वित्त वर्ष जो भारत सरकार का होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। लेकिन अगर रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष पूछा जाए तो ये आंसर आपका नहीं होगा। वो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। तो यहाँ पे धोखा मत खाइएगा। अगर पूछता है कि रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष क्या है, RBI का वित्त वर्ष क्या है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक। और समान वित्त वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए और आगे चलते हैं। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर कौन थे इसके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो वो थे बर्न स्मिथ। कौन थे? बर्न स्मिथ, है ना। अंग्रेज थे ये, अंग्रेजों द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बर्न स्मिथ। बर्न स्मिथ इसके जो है वो प्रथम आपके गवर्नर कह सकते हैं या अध्यक्ष बोल सकते हैं। और भारतीय मूल के जो भारतीय बने, तो भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर कौन थे इसके? तो वो थे CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। ठीक है, तो भारतीय मूल के गवर्नर जनरल कौन थे? CD देशमुख। ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में आया है। और वर्तमान में कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वो हैं आपके शशिकांत दास।
कौन है? शशि कांत दास। ये आपके 25वें गवर्नर हैं। कितने हैं? 25वें, है ना, ये याद रखिएगा। तो पहले कौन थे? पहले थे आपके बर्न स्मिथ थे, फिर दूसरे आपके जो थे वो CD देशमुख, और वर्तमान में कौन है आपके? शशिकांत दास। तो प्रारंभिक जानकारी हो गई। और आगे चलते हैं रिजर्व बैंक के जो मुख्य काम है, गठन। पहले तो हम गठन बताते हैं कि रिजर्व बैंक का गठन जो है वो किस तरह से होता है। रिजर्व बैंक का गठन, है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो रिजर्व बैंक का गठन जो है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है, तो उससे आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम गठन के बारे में चलते हैं। तो रिजर्व बैंक का जैसे बता दिया, गठन में आएगा आपका कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के अंतर्गत? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। किस समिति की सिफारिश पर? हिल्टन समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? हिल्टन समिति की सिफारिश पर। ठीक है। गठन कैसे होता है ना, तो RBI का गठन, ठीक है। तो इसका जो एक मुख्य बोर्ड होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय निर्देशक बोर्ड। केंद्रीय निर्देशक बोर्ड। मुख्य दायित्व इसी का होता है आपका। जो भी कार्यप्रणाली वगैरह है रिजर्व बैंक की, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा। और अब देखते हैं हम, तो बोर्ड में क्या होता है? एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर और 4 जो है वो उप गवर्नर, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष होता है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार द्वारा इनकी जो है वो नियुक्ति की जाती है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो सरकार द्वारा जो है वो विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, तो 10 निर्देशक जो है वो सरकार द्वारा जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 2 जो है वो अधिकारी होते हैं भारत सरकार के। और एक चीज़ और देखने में आई है कि जो इसके क्षेत्रीय बोर्ड होते हैं, इसके जो है वो क्षेत्रीय बोर्ड, उनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो हर क्षेत्रीय बोर्ड से एक व्यक्ति जो है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड का मेंबर होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके 4 जो स्थानीय बोर्ड होते हैं, क्षेत्रीय बोर्ड इसको बोलते हैं अपन। तो उसका गठन कैसे होता है? तो रिजर्व बैंक के जो है वो 4 आपके जो है वो स्थानीय बोर्ड हैं। 4 स्थानीय बोर्ड हैं। स्थानीय बोर्ड कितने हैं? स्थानीय कितने हैं? 4 हैं ये, ठीक है। 4 स्थानीय बोर्ड हैं। और ये कहाँ पर हैं? तो ये आपके 4 महानगरों में है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली, ठीक है। और इनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, बता चुके हैं हम पहले। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है, मैंने हर बोर्ड में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार करती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल यहाँ से याद रखिए, कितने? 4 होते हैं ये, तो यहाँ से याद रख लीजिए कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। और अब कुछ हम चर्चा करेंगे कि रिजर्व बैंक के काम क्या हैं, रिजर्व बैंक के कार्य क्या है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से उसकी बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। और पूरा बैंकिंग प्रणाली का केंद्र बिंदु आपका कौन है? ये रिजर्व है। एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। एग्जाम में कभी कभी आता है कि मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय जो था मुंबई ना होकर के कोलकाता था। लेकिन 1937 में जो है वो इसका मुख्यालय बदलकर क्या कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। कहीं पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक का जो जब स्थापित हुआ था RBI, तो उसका मुख्यालय कहाँ था? तो उसका मुख्यालय जो है वो मुंबई सही नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? कलकत्ता में था। लेकिन वर्तमान पूछता है कि वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में आपका
मुंबई है। चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं, रिजर्व बैंक के काम क्या हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य करता है। तो रिजर्व बैंक के काम हम देखते हैं। तो पहला जो है आपका लिख लीजिए, हम कार्य लिख लीजिए आप लोग, सब लोग। रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य या क्या क्या काम करता है ये, तो आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य। ठीक है, कौन कौन से काम करता है देखिए, चलिए लिखते हैं। कोई पूछता है कि रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, ये रिजर्व बैंक के कौन से कार्य हैं, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहला कार्य क्या है इसका, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना है ना, क्रियान्वयन और निगरानी करना, ये इसका जो है वो मुख्य कार्य। तो जो भारत सरकार की मौद्रिक नीति होती है वो मुख्यतः किसके द्वारा बनाई जाती है, आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि वित्तीय प्रणाली को, जो भारत की वित्तीय प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली से संबंधी कार्य जो है वो आपका वित्तीय प्रणाली के कार्य जो है कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है। फिर देखते हैं विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, तीसरा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, तो ये कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। इसके लिए देशी मुद्रा का विनिमय करना है तो विनिमय काम करता है। देशी मुद्रा का क्रय विक्रय का काम कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। और चलते हैं आगे, जो इसका महत्वपूर्ण काम है तो उसको मिटा दें पहले। इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, जो है वो है मुद्रा जारी करना, माने रुपये को छापना, रुपये को जो है वो छापना। तो उसको हम लिख लेते हैं मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना, या इसको मुद्रा को छापना। ठीक है, तो मुद्रा को छापने का काम जो है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। किसके साथ, किसके निर्देश पर, भारत सरकार के निर्देश पर। तो मुद्रा को छापना, जो पुरानी मुद्राएं हैं उनको एक्सचेंज करना, या मुद्रा के विमुद्रीकरण के लिए जो भारत सरकार को जो है वो सिफारिश करना, ये काम इसका है। तो यहाँ पे कौन सी मुद्राएं छापता है ये, तो यहाँ पे हम 2 रुपये से लेकर के, 2 से लेकर के और जो भी बड़े नोट हैं वो सभी छापने का अधिकार किसको है, रिजर्व बैंक को है। और 2 रुपये से लेकर के आपके सभी बड़े नोटों पर जो है वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के जो है वो हस्ताक्षर भी होते हैं और एक शपथ पत्र भी होता है, शपथ होता है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। अब बात हुई सिक्के की, तो सिक्के कौन का, तो सिक्के जो है भारत सरकार द्वारा छापे जाते हैं, ना कि रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाते हैं। और 1 रुपये का नोट, ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपये के नोट पर जो है वो भारत सरकार के जो वित्त सचिव होता है, भारत सरकार का वित्त सचिव, उसके सिग्नेचर होते हैं ये। अब मुद्रा छापने का काम कहाँ कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आया है आपका। तो 4 स्थान हैं जहाँ पे मुद्राएं छापी जाती हैं। वो स्थान कौन कौन से हैं आपके, नासिक, देवास, तो नासिक आपका महाराष्ट्र में है, देवास आपका जो है वो एमपी में ही है, और मैसूर और सलगुनी, मैसूर कर्नाटक में, मैसूर और सलगुनी, ये 4 स्थान है जहाँ पे आरबीआई द्वारा जो है वो आरबीआई के नोटों की क्या होती है, छपाई होती है। तो अच्छी बात है। और कि अधिकतम कितने रुपए मूल्य के नोट छाप सकता है, ऐसा कुछ एग्जाम में आया है। तो अभी जो हमारा अधिनियम है 1934 का अधिनियम, इसको जो है वो अधिकतम 10,000 मूल्य के जो है वो नोट छापने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे एक और देखना है, ऐसा नहीं कि बस नोट छाप दिया तो नोट की बाज़ार में जो है वो मूल्य बना रहे। तो इसलिए जितने नोट छापे जाते हैं उसके पीछे क्या रखा जाता है, उसके पीछे उतनी ही मात्रा में या तो हम गोल्ड रखते हैं, अगर गोल्ड नहीं है तो सरकारी जो है वो बांड होते हैं ना, सरकारी बांड रखे जाते हैं, और विदेशी मुद्रा को जो है वो भी आधार बनाया जाता है। तो इसी अनुपात में जो है वो नोट छापे जाते हैं ताकि बाज़ार में जो है वो नोटों की कीमत बनी रहे। और देखते हैं काम, तो
सरकार का बैंक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सरकार के बैंकिंग संबंधी जितने भी काम होते हैं, सरकार के बैंकिंग संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो कौन करता है? आपका रिजर्व बैंक करता है। जो भी बैंकिंग संबंधी व्यवहार करना है तो वो काम को तो इसका सरकार का बैंक, सरकार का बैंक, ये भी इसका जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य है। और देखते आगे चलते हैं तो समय समय पर सरकार को ये सलाह भी देता है। बैंकों का बैंक, अगला कार्य है आपका बैंकों का बैंक, ये भी एग्जाम पूछा जाता है आपका। तो सभी बैंकों पर नियंत्रण संबंधी काम कौन करता है? यही करता है। और बैंकों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आवश्यक सलाह देना, अगर उनके पास पूंजी की कमी है, मुद्रा की कमी है तो उनको जो है ये उधार भी देता है, ठीक है। और उधार के अलावा अगर उनके पास अधिक पैसा है तो उस पैसा को ये अपने पास भी रख करके और उन बैंकों को जो है वो ब्याज भी देता है ये। तो इस तरह से बैंकों की स्थापना, बैंकों का पंजीकरण करना, बैंकों को मान्यता देना, ये सभी काम जो है वो कौन किसके द्वारा किए जाते हैं? रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। समय समय पर ये बैंकों को आवश्यक निर्देश भी देता रहता है। जैसे कि अभी हाल में ही निर्देश दिया गया है कि इस तरह से प्रयास किए जाएं ताकि बैंक जो है वो एक आम व्यक्ति जो है वो बैंक की सुविधा जो है वो प्राप्त कर सके। तो इसके तहत ग्रामीण स्तर पर भी बैंक शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन होता है? कुछ पूछता है एग्जाम में कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है हमारा, है ना, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन होता है? तो संरक्षक संबंधी काम कौन करता है? आपका RBI करता है। इसको भी दिमाग में रखिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन करता है? RBI करता है। और वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कितना है? 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर, घटता बढ़ता रहता है। 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है ना, अमेरिकी डॉलर, इसको याद रखिएगा। घटता बढ़ता रहता है तो उसको अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार इसको अपडेट करते रहिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हम बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? RBI करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था बैंक में, कौन करता है? RBI करता है। IMF में जो है भारत का प्रतिनिधित्व कोई कौन करता है? तो आपका ये RBI करता है। फिर हम कुछ चीज़ें और बताना चाहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जो आपकी कुछ दरें हैं, जैसे कि एक काम जो है इसका वो है आपका साख नियंत्रण, जो बड़ा महत्वपूर्ण काम है किसका? रिजर्व बैंक का। तो उसको देख लें, उसमें क्या करता है ये। साख नियंत्रण, ये रिजर्व बैंक का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, साख नियंत्रण। तो बाजार में वस्तुओं और मुद्रा का संतुलन बना रहे, ये देखना उसका काम है RBI का। माने बाजार में अगर वस्तुएं कम हो जाएंगी और मुद्रा अधिक हो जाएगी तो कौन सी स्थिति बनेगी? आपकी मुद्रा प्रसार की स्थिति बनेगी। और मुद्रा प्रसार का एक दुष्परिणाम क्या होगा कि वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाएंगी, जिससे आम जीवन, जो आम व्यक्ति का जीवन जो है वो जीना मुश्किल हो जाएगा उसका। तो मुद्रा का संतुलन जो है वो ये बनाता है कि बाजार में उतनी मुद्रा रहे ताकि उसकी कीमत जो है वो बनी रहे। तो अगर बाजार में देख रहा है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, तब ये क्या करता है? तब ये कुछ काम करता है। जैसे कि बैंक दर हो गई आपकी, रेपो दर हो गई, रिवर्स रेपो दर हो गई, और वैधानिक तरलता अनुपात। तो बैंक दर अगर घटाता बढ़ाता है तो इससे मुद्रा की मात्रा में अंतर पड़ेगा। इधर रेपो दर या रिवर्स रेपो दर या वैधानिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है?
तो हर बैंक को जो है वो एक निश्चित मात्रा में जो है वो रिजर्व बैंक के पास एक राशि रखनी होती है। तो उस राशि में अगर ये वृद्धि कर देगा तो स्वाभाविक होगा कि बैंकों के पास जो है पैसा कम हो जाएगा, माने बाज़ार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगेगी। यदि ये उसको घटा देता है कि भाई इतना नहीं रखना है, कम रख सकते हैं आप, तो बाज़ार में मुद्रा की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसको हम मुख्य रूप से टेक्निकल शब्द बोलते हैं खुले बाज़ार की क्रियाएँ। खुले बाज़ार की क्रियाएँ। इसमें एक चीज़ और करता है ये कि बॉन्ड जारी करता है। क्या करता है? बॉन्ड जारी करता है ये। तो यदि बाज़ार में मुद्रा की मात्रा अधिक हो गई है तो बॉन्ड जारी करेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें ऑफर रहेंगे ताकि लोग बाग जो है बॉन्ड खरीदेंगे, और जो बॉन्ड से जो उसको पैसा मिलेगा वो क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, वो उसको कुछ समय के लिए जो है वो ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह बाज़ार में जो है वो मुद्रा की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। या मुद्रा की मात्रा बढ़ाना है तो यही बॉन्ड जो है वो बेचने लगेगा, ऑफर दे करके बेचना शुरू कर देगा, तो मुद्रा की मात्रा जो है वो बाज़ार में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम थोड़ा सा एक और चीज़ करना चाह रहे हैं, जो चर्चा में था आपका वो था नोटबंदी। इस पर हम चर्चा करें क्योंकि इसमें भी रिजर्व बैंक की जो है वो एक काफ़ी बड़ी भूमिका थी, और भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में जो है वो एक विवाद की स्थिति बनी है ना। और तत्कालीन गवर्नर जनरल ने जो है वो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इसको नापसंद करते हुए जो है नोटबंदी को जो है वो वापस इस्तीफा दे दिया था अपना, पटेल जी थे है ना। तो नोटबंदी आपका भी हो रहा होगा कि नोटबंदी के बारे में बताएं। नोटबंदी को जो हम अर्थव्यवस्था में टेक्निकल रूप से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा नोटबंदी को? डिमोनेटाइजेशन। और हिंदी बोलेंगे विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। माने इसका अगर सिंपल ढंग से कहें तो जो पुराने नोट हैं या जो नोट बाज़ार में जारी हैं, यदि हम उनको वैधानिक मान्यता उनकी ख़त्म कर दें और उनके जिनके पास भी वो नोट हैं वो आकर के बैंक से जो है वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसी को जो बोलते हैं नोटबंदी। तो हाल में ही नोटबंदी की गई है। कब की गई? डेट पूछ सकते हैं आपका। तो 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को रात्रि के 8 बजे है ना, हमारे पीएम ने जो है वो ये घोषणा की कि कौन कौन से नोट 500 और 1000, 500 और 1000 के नोट जो है वो अब वैधानिक मुद्रा नहीं रहेंगे। तो इसी को जो है वो नोटबंदी या विमुद्रीकरण कहा गया। और इसका जो उद्देश्य था, इसके अच्छे उद्देश्य थे। इसके उद्देश्य थे आपका जो काला धन पे नियंत्रण, काला धन पे नियंत्रण करना था इसका उद्देश्य। और बहुत सारे मार्केट में जो है वो जाली नोट आ गए थे, बैंकों के खाते आपके एटीएम से जाली नोट निकलने लगे थे, यहाँ तक कि बैंक वाले नहीं पहचान पा रहे थे, बैंक से भी जो है वो जाली नोट आपको मिल जाते थे। जब उनकी गहनता से जांच की जाती थी तो वो जाली साबित होते थे। तो जाली नोटों पर नियंत्रण के लिए भी था। और भारत में जो है वो आतंकवादी गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, विशेष रूप से आपके जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाएं जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए भी कि अगर हम नोट बंद कर देंगे तो आतंकवादी जो है जिनके पास जो हमारी भारतीय मुद्रा है उसको जो है वो बदल नहीं पाएंगे, उसको जो है बदल नहीं पाएंगे, तो आतंकवाद पर भी नियंत्रण लगेगा। तो इस तरह से करीब 3-4 उद्देश्यों को लेकर के नोटबंदी की गई थी। अब ये प्रश्न अलग है कि क्या इसमें हमको सफलता मिली या नहीं मिली। अब प्रश्न ये उठता कि यार नोटबंदी भारत में पहली बार की गई, इस तरह की नोटबंदी क्या भारत में पहली बार की गई? तो नहीं, इसके पहले भी नोटबंदी की गई है, अंग्रेज़ों द्वारा भी की गई है। तो भारत में पहली बार नोटबंदी कब की गई? 1946 में, है ना। चलिए लिख लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भारत में जो है वो पहली बार नोटबंदी कब की गई या विमुद्रीकरण कब किया गया? भारत में पहली बार नोटबंदी विमुद्रीकरण किया गया 1946 को। तो स्वाभाविक था उसमें भारत जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था। और अंग्रेज़ थे उस समय, तो अंग्रेज़ों ने जो है वो पहली बार जो है वो ये प्रथम बार सन पूछ सकता आपका प्रथम बार नोटबंदी कब की गई? तो 1946 में की गई। और इसमें क्या क्या किया था? तो उस समय बड़ी मुद्रा भी चलती थी आपकी,
जैसे कि आपका 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। 500, 1000 और 10,000 के नोट जो है वो बंद किए गए थे, उनके बदले पे अलग मुद्रा जारी की गई थी। फिर देखते हैं दूसरी बार कब हुई थी। तो दूसरी बार हुई थी आपकी 1978 में। 1978 में तो ये जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई थी, जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई थी ये, ठीक है, दूसरी बार की गई थी। इसमें भी जो है 1000, 5,000 और 10,000 के नोट जो है वो बंद कर दिए गए थे। और जैसा हमने बताया कि नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है, तो नोटबंदी का उद्देश्य काला धन पर नियंत्रण करना, जाली नोट को बाज़ार से दूर करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, महंगाई पर नियंत्रण करना और मुख्य रूप से आतंकवादी गतिविधियों को एक प्रकार से कमज़ोर करना। तो कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये तो चर्चा का विषय है। इससे निसंदेह रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये मेरा आज रिजर्व बैंक का टॉपिक था। ये कोशिश किया कि सभी चीज़ें बता दूं थोड़ा थोड़ा, जो एग्ज़ाम में आता है। बकवास करने का मन नहीं करता, बकवास करता नहीं हूँ, तो ज़्यादातर इसमें वही फैक्ट हमने बताए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस तरह से अगले वीडियो तक मैं आर के सक्सेना आप सभी से विदाई लेता हूँ। नमस्कार।